हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं रविकांत आप सभी का वेलकम करता हूं विनायक नर्सिंग एकेडमी में। यस, आज हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड। कंप्लीट जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम को हम लोग कंप्लीट करेंगे थ्रू द एमसीक्यू। यस डियर स्टूडेंट, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यस, एक थॉट के साथ में कि सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही आपकी ताकत है। अगर खुद पे आपको विश्वास है, दृढ़ निश्चय कर लिया है सफलता प्राप्त करने के लिए, तो जरूर आपको प्राप्त होने वाली है। चलिएगा डियर स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेशन के थ्रू। बहुत फास्ट यहाँ पे हम लोग चलने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यूं तो 50 क्वेश्चन 50 एमसीक्यू में लेकर के आया हूँ, बट 100 प्लस अपन लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने वाले हैं। चलिएगा डियर, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस रेनिन हार्मोन। रेनिन हार्मोन कौन सी सेल प्रोड्यूस करती है? यस डियर, तो चूंकि हम लोग जेनेटिव यूरिनरी सिस्टम से पढ़ रहे हैं, तो रेनिन हार्मोन यस डियर कहाँ पे काम आता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAAS सिस्टम। यस डियर, इस सिस्टम के अंदर जब बीपी लो हो जाता है, जब पर्सन डिहाइड्रेट हो जाता है या सोडियम का लेवल लो हो जाता है, तो RAS सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पे यस डियर रेनिन हार्मोन इस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। यस और नो डियर, तो वो कौन सिक्रीट करता है? तो याद रखिएगा, रेनिन हार्मोन जो है किडनी प्रोड्यूस करती है। पहला बात तो कौन प्रोड्यूस करती है डियर? किडनी। एक देखिए, एक रेनिन एंजाइम होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन पढ़ चुके हैं। यस और नो, तो वो अलग चीज है। तो रेनिन हार्मोन किडनी के अंदर भी कौन डियर? JG सेल। कौन सी सेल डियर? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो है इसका सिक्रीशन करती है। अब आप कहेंगे सर ये तो ऑप्शन में नहीं है। यस, ऑप्शन में है JG सेल, आल्सो नोन एज ग्रेन्युलर सेल। किस नाम से जानते हैं डियर इनको? ग्रेनुलर सेल के नाम से भी जानते हैं। और जेजी सेल डियर, यस अपन ने पढ़ा है ग्लोमेरुलस जो होता है, ग्लोमेरुलस जो होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर अपन पढ़ते हैं ये एफेरेंट और इफेरेंट आर्टीरियोल होती है। तो एफेरेंट आर्टीरियोल के यस चारों तरफ में ये सेल्स पाई जाती है। एफरेंट आर्टीरियोल में प्रेशर को सेंस करती है, और ये किसका सिक्रीशन करेगी डियर? यस, रेनिन का सिक्रीशन करती है। कब? जब बीपी लो हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? राइट आंसर इज ए, ग्रेन्युलर सेल। देखिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। जेजी सेल, जिन्हें जेक्स्टाग्लोमेरुलर सेल भी कहते हैं, जो कि एंडोथीलियल सेल ऑफ एफेरोंट आर्टीरियोल के चारों तरफ पाई जाती है, और ये रेनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जो कि कब करती है? जब बीपी डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होते ही RAAS सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। जेजी सेल आर मॉडिफाइड स्मूथ मसल फाइबर, यानी कि स्मूथ मसल फाइबर सेल्स होती है, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेनुलर सेल, जैसा कि आपने ऑप्शन में देखा। यस और नो? चलिए सेकेंड क्वेश्चन डियर आज का। ओके, नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना होता है? यूं तो एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको 4 मेटाबॉलिक वेस्ट के आपको नॉर्मल लेवल हमेशा याद रखने चाहिए। यस डियर, कौन कौन से? BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल आपको हमेशा याद रखना है। बिलीरूबिन का लेवल हमेशा याद रखना है डियर। तीसरा क्रिएटिनिन का लेवल हमेशा याद होना चाहिए। और चौथा यूरिक एसिड का लेवल हमेशा याद होना चाहिए, जो कि अपन सीखने वाले हैं, ठीक है डियर। तो याद रखिएगा, BUN का लेवल जो होता है, रफली बात करें तो 8 से 24-25 mg पर डेसीलीटर होता है। बिलरूबिन ऑलरेडी अभी लेटेस्ट ही पढ़ा अपन लोगों ने, कितना होता है डियर? बिलरूबिन 0.2 से 1 mg पर डेसीलीटर। क्रिएटिनिन होता है डियर 0.6 से 1.2 mg पर डेसीलीटर। और यूरिक एसिड होता है 3.5 से 7 mg पर डेसीलीटर। तो चलिए इसको मैच करते हैं अपन। तो 0.2 से 1 मैंने क्या बताया डियर? बिलरूबिन होता है, ठीक है। 0.7 से 1.4 कौन हो जाएगा? क्रिएटिनिन। वैसे क्रिएटिनिन का लेवल याद रखना 0.6 से 1.2 mg पर डेसीलीटर होता है, बट क्लोज बाय ऑप्शन यही है, इसलिए सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा यूरिक एसिड का लेवल ये हो गया 3.5 से 7, और 8 से 25 हो गया डियर BUN का लेवल। यस और नो? तो 4 कॉन्सेप्ट अपन ने सीखे, और ये चारों याद रखना। काफी बार एग्जाम्स के अंदर अनगिनत बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। चलिएगा देखते हैं, समराइज करते हैं इसको। राइट आंसर बी हो जाएगा अपना। तो देखिए, वेस्ट प्रोडक्ट जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट 4 होते हैं, इंपॉर्टेंट है। यूरिक एसिड 3.5 से 7, क्रिएटिनिन 0.6 से 1.2, बिलरूबिन 0.2 से 1.0। और बिलरूबिन भी 2 टाइप का पढ़ाया मैंने अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में। कौन कौन सा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 6 से 24 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर
होता है। मिलीमोल में भी याद रख सकते हो, 2.1 से 8.5 जो है मिलीमोल होता है डियर। यस, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने सीखा। फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, ए पेशेंट डेवलप्स गाउट, गाउट हो गया उसे, गाउट आर्थराइटिस मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम में अपन ने पढ़ा था। यस और नो डियर, गाउट आर्थराइटिस में क्या हो जाता है डियर, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड किसके साथ में जुड़ जाता है डियर, सोडियम के साथ में जुड़ जाता है, और सोडियम के साथ जुड़ के बनाता है कौन, मोनो सोडियम यूरेट क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं डियर जॉइंट्स में, जॉइंट्स में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट, और डिपॉजिट होके क्या कर देते हैं डियर, गाउट आर्थराइटिस, गाउट आर्थराइटिस करते हैं। अब बात आती है कि एक पेशेंट को गाउट हो गया है और उसका सीरम यूरिक एसिड लेवल 15 है, जो कि नॉर्मल कितना होता है, अभी अभी पढ़ा 3.5 से 7 नॉर्मल होता है। नर्स एजुकेट हर टू अवॉइड, उसे कौन सा इनमें से क्या चीज खाने के लिए अवॉइड करना चाहिए नर्स को, यस और नो। तो हमें हर वो चीज अवॉइड करनी है, किसको, एक पर्सन जिसे गाउट आर्थराइटिस हो गया, नॉर्मल पर्सन को नहीं, नॉर्मल को खाना है, जिसको गाउट हो गया उसे यूरिक एसिड बनाने वाली डाइट छोड़नी है। और यूरिक एसिड बनता है किससे डियर, प्यूरिन रिच डाइट से, प्यूरिन रिच डाइट। और प्यूरिन डाइट किस किस में होती है डियर, तो प्यूरिन डाइट होती है बहुत सारी पल्सेज में होती है, मीट फिशेज में होती है, लेग्यूम्स में होती है, दालों में होती है अक्सर, ठीक है। इसके अलावा प्यूरिन जो है सी फूड्स में, यस डियर, सी फूड्स में बहुत सारा प्यूरिन पाया जाता है, तो सी फूड राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, सी फूड हो जाएगा। तो कौन सी डाइट अवॉइड करनी है गाउट वाले पेशेंट को, प्यूरिन रिच डाइट अवॉइड करनी है। तो क्या करना है डियर, अवॉइड प्यूरिन रिच डाइट करना है। और प्यूरिन रिच डाइट कौन कौन सी होती है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग। यस, जैसे कि मैंने बताया, मीट फिश लीवर, सी फूड, ओटमील, स्पिनच यानी पालक, कॉलीफ्लावर, गोभी हो गया, ठीक है, सफ़ेद गोभी, मशरूम हो गया, पीज हो गया, बीन्स हो गया, लेंटिल्स दालें वगैरह हो गए, स्वेट ब्रेड्स वगैरह हो गए, इन सभी के अंदर जो है यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो नर्स को इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पेशेंट को एजुकेट करना है, किसको, जिसे गाउट आर्थराइटिस हुआ है, जिसका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है। यस और नो। कौन से क्रिस्टल बनते हैं डियर, कौन से क्रिस्टल बनते हैं, मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल बनते हैं, जो कि जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। और मोस्ट कॉमनली डियर पैर का जो अंगूठा होता है वहां पे ये सबसे ज्यादा डिपॉजिट होते हैं, उसे अपन टॉफी फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉफी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है 2-3 बार कि टॉफी फॉर्मेशन किस डिजीज में होता है, तो टॉफी फॉर्मेशन किस में होता है डियर, गाउट में। किस में होता है बच्चों, गाउट आर्थराइटिस के अंदर टॉफी फॉर्मेशन होता है। यस, पढ़ चुके अपन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन इज कंपोज्ड ऑफ, सबसे कॉमन किडनी स्टोन कौन सा होता है। किडनी स्टोन अपन पढ़ेंगे, किडनी स्टोन में पढ़ते हैं कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन बनते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन बनते हैं, सिट्रुवेट जो कि इन्फेक्शन से बनते हैं, सिस्टीन से बनते हैं, जेंथीन से बनते हैं, और भी ऑप्शन लिख सकते हैं अपन, जेंथीन से बनते हैं, ठीक है डियर। ये सारे जो है अलग अलग टाइप है स्टोन फॉर्मेशन के। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टोन कौन सा बनता है, तो याद रखिएगा मोस्ट कॉमन जो स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन आर यस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल स्टोन। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। किडनी सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ वर्टिब्री, वर्टिब्रा के किस लेवल पे किडनी सिचुएटेड होती है। देखिए वर्टिब्रल कॉलम जो होता है अपना, उसके अंदर बात करें अपन, देखिएगा वर्टिब्रल कॉलम जो होता है अपना, यस C1 से C7 होता है, फिर यहाँ पे T1 से T12 होता है, फिर L1 से L5 होता है, फिर S1 से S5 होता है, और फिर स्कोकिक्स 1 होता है। यही तो होते हैं अपने वर्टिब्राज। यस और नो डियर बात करते हैं, ठीक है। और सैक्रल भी 500 फ्यूज होकर के एक बना देती है। तो अपन बात करें किस लेवल पे अपनी किडनी सिचुएटेड होती है। चूंकि किडनी एक रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है जो कि पेरिटोनियम कैविटी के पीछे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में सिचुएटेड होती है। तो किस लेवल पे होती है, तो याद रखिएगा डियर, थोरेसिक वर्टिब्री 12 से और लंबर L1, L2, L3 इस लेवल पे अपनी किडनी सिचुएटेड होती है। यानी किडनी का जो वर्टिब्रल लेवल है वो कितना होगा, T12 से लेके L3 के बराबर में होगा। यस और नो, तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, T12 से
L3 लेवल। थोरेसिक L1 L2 L3 के बिल्कुल पैरेलल बात करें, यानी इनके बीच में नहीं फंसी होती, पैरेलली वो सिचुएटेड होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, T12 से L3। यस, चलिएगा नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए पेशेंट डेवलप्स साइन ऑफ चेस्ट पेन ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। एक पेशेंट को हीमोडायलिसिस किया जा रहा है, और हीमोडायलिसिस के इंडिकेशन क्या है बच्चों, जब किडनी फेलियर हो जाता है, क्रोनिक किडनी फेलियर हो जाता है, तो हीमोडायलिसिस मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करने के लिए किया जाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट अभी अभी मैंने बताया आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4, यस और नो, तो उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हीमोडायलिसिस अपन करते हैं। तो व्हाट नर्सिंग एक्शन शुड बी टेकन फर्स्ट। तो हीमोडायलिसिस करते टाइम पे यस पेशेंट को क्या फील होने लग गया, चेस्ट पेन होने लग गया। क्या होने लग गया डियर, चेस्ट पेन होने लग गया है। तो चेस्ट पेन हीमोडायलिसिस में किसका साइन है डियर, इट इज साइन ऑफ ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। अगर चेस्ट पेन होने लग जाए तो पेशेंट को एम्बोलाई हो गया है, एयर एम्बोलाई हो गया है, तो इट इज साइन ऑफ एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म उसमें हो गया है। अब नर्स को क्या करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नर्स को क्या करना चाहिए, तो पहले इसका अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन आफ्टर इसका आंसर देखेंगे। चलिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है डियर, तो कॉन्सेप्ट है कि एक पेशेंट जिसे हेमोडायलिसिस दिया जा रहा है, उसे अगर एयर एम्बोलिज्म हो जाए, यस, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी डियर, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, स्टॉप द हेमोडायलिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी बच्चों, स्टॉप करना है, हेमोडायलिसिस को तुरंत रोक देना है। जैसे ही पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो जाए, मतलब चेस्ट पेन होने लग जाए, चेस्ट पेन, डिस्निया होने लग जाए, हेमोडायलिसिस के पेशेंट को क्या होने लग जाए, चेस्ट पेन, डिस्निया, टेकिकार्डिया, साइनोसिस, एंजाइटी, ये होने लग जाए, इसका मतलब एयर एम्बोलिज्म हो गया है। तुरंत हेमोडायलिसिस को रोक दो। अब रोकने के बाद क्या करना है, सेकंड प्रायोरिटी क्या हो जाएगी डियर, टर्न द लेफ्ट हेड लोअर देन लेग। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन दे देनी है विद प्लस लेफ्ट लेटरल पोजीशन, प्लस लेफ्ट लेटरल पोजीशन। देखो ये लिखा है ऑलरेडी, टर्न लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे दो। उसके बाद में ट्रेंडलेनबर्ग का मतलब क्या होता है, पैर थोड़े ऊंचे होंगे हेड के लेवल से, लाइक ये पेशेंट लेटा हो तो हेड तो ये हो जाएगा, यस और नो डियर, ये लेग हो गए। तो इस तरीके की पोजीशन उसे पेशेंट को दी जाएगी, हेड लोअर साइड में, लेग अपर साइड में। तो इससे क्या होगा, एम्बोलाई है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो एक्शन होगा आपका स्टॉप हेमोलाइसिस। ये ऑप्शन में नहीं मिले तो इसको ढूंढिए, ठीक है। तीसरा, ये भी ऑप्शन में नहीं हो तो नोटिफाई द फिजिशियन। ये भी ऑप्शन में नहीं हो, मान लो ये तीनों ऑप्शन में नहीं है, तो एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। समझ में आई पॉइंट यहाँ पे। या फिर कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज आ जाती है कि एक पेशेंट जिसमें ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको आपने देखा, ठीक है, उस आपने हेमोडायलिसिस को रोक दिया है, फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दिया और उसे ट्रेनलाइनबर्ग पोजीशन दे दी। अब क्या करना है, तो अब आपको क्या करोगे, ये तीनों तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया, अब क्या करोगे, उसे ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना डियर। इसके बाद में वाइटल साइन असेस करना पल्स ऑक्सीमेट्री के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप अपने जो है ऑप्शन चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पर्टिकुलर क्या होगा डियर, इन्फॉर्म फिजिशियन राइट है, बट इससे पहले क्या करोगे, पुट द पेशेंट, यानी ये होगी आपकी सेकेंड प्रायोरिटी, ये होगी सेकेंड प्रायोरिटी, ये होगी आपकी नेक्स्ट थर्ड प्रायोरिटी होगी, ठीक है, ये होगी आपकी फोर्थ प्रायोरिटी। फिर स्टॉप द हेमोडायलिसिस, राइट आंसर इज फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, या सबसे पहले आपको स्टॉप करना है, फिर उसको पोजीशन चेंज करना है, फिर फिजिशियन को नोटिफाई करना है, फिर ऑक्सीजन देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर घुमा फिरा करके इन्हीं ऑप्शन को ऊपर नीचे करके यहाँ पे आंसर दिए जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यस, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट इन्फ्यूजन टाइम for the dialysate in 30-year-old patient with chronic renal failure। देखिए डायलिसेट का यूज कब करते हैं, ये डायलिसेट एक सॉल्यूशन होता है जो कि यूज किया जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस के टाइम पे। कब यूज करते हैं बच्चों इसको, पेरिटोनियल। देखिए डायलिसिस दो टाइप का पढ़ेंगे अपन, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या करते हैं, पेशेंट को इन्फ्यूज किया जाता है एक सॉल्यूशन जिसे कहा जाता है डायलिसेट, और वो डायलिसेट डियर यस 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के अंदर क्या कर दिया जाना पड़ता है, पेरिटोनियल कैविटी में इन्फ्यूज कर देते हैं। इमेज दिखाता हूं आप लोगों को, राइट आंसर तो मिल ही गया आपको,
15 मिनट। ठीक है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस का आपको इमेज दिखाता हूं, देखिएगा। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या करते हैं, एक कैथेटर को इंसर्ट कर दिया जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद में इसको अपन कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, ये कनेक्ट किया किससे, बैग से, और इस बैग में क्या है, डायलासेट है। क्या है डियर, डायलासेट। और ये डायलासेट सॉल्यूशन का नाम है, डायलासेट। और ये सॉल्यूशन इसके अंदर, बॉडी के अंदर पेरिटोनियल कैविटी में इन्फ्यूज कर देते हैं। इन्फ्यूज करके, यस डियर, इनफ्लो टाइम कितना होगा, 10 से 15 मिनट तक वो इनफ्लो होगा। उसके बाद में उसको रखा जाता है आधा घंटे, लगभग आधा घंटे 1 घंटे के अप्रोक्स। फिर उसके बाद में उसे आउटफ्लो कर दिया जाता है। समझ में आया पॉइंट यहाँ पे। इससे क्या होगा, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी पढ़ी अपन ने, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एक सीरस मेम्ब्रेन है, लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी कौन है डियर, पेरिटोनियम होती है। और ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट चले जाते हैं। देखिएगा, समझना इसमें क्या किया, मान लीजिए ये आपका हो गया पेरिटोनियम, नीचे हो गई आपकी बॉडी ऑर्गन्स, और ऊपर हो गई आपकी स्किन। ये क्या हो गई डियर, स्किन। ये कैथेटर आपने डाल दिया है, यहां से सॉल्यूशन आकर के यहां भर गया, यहां क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब यहां पे ये क्या आपकी पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। अब यहां ये सॉल्यूशन हो गया, तो इसमें बॉडी के अंदर क्या है, वेस्ट है। जो 4 वेस्ट बताए मैंने, वो चारों वेस्ट क्या हो गए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कहां जाएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे। और दूसरी ट्यूब से अपन क्या कर लेंगे, इनको दूसरी ट्यूब से इनको ड्रेनेज कर लेंगे। दिस इज द फिनोमिना, दिस इज द मैकेनिज्म। ठीक है, तो डायलिसेट का इन्फ्यूजन टाइम कितना होता है डियर, 10 से 15 मिनट में डायलिसेट इन्फ्यूज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर इज, यस, राइट आंसर इज 15 मिनट। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका एक पेशेंट है जो कि रेस्टलेस हो रहा है एंड आपको बता रहा है कि सी हैज, फीमेल है, उसको हेडेक हो रहा है एंड फील्स नोजियस, सरदर्द भी हो रहा है, नोजिया भी हो रहा है ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। एक पेशेंट है आपका जिसका हीमोडायलिसिस चल रहा है, यस। अब पेशेंट आपको कंप्लेन करता है कि उसे क्या फील हो रहा है डियर, वो रेस्टलेस हो रही है, वो रेस्टलेस हो रही है, उसे हेडेक हो रहा है और वो नोजिया फील कर रही है। विच कॉम्प्लिकेशन डू यू सस्पेक्ट। तो ये ऐसे सिम्टम क्या बता रहे हैं, तो ये सभी सिम्टम देखो सीएनएस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सीएनएस, यस। और सीएनएस में भी सेरेब्रल, सेरेब्रल एडिमा, यस, सेरेब्रल एडिमा से रिलेटेड है, यस डियर। तो सेरेब्रल एडिमा हो जाना, यस, हीमोडायलिसिस की वजह से सेरेब्रल एडिमा हो जाना क्या कहलाता है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाएगा डियर, देखिए, एयर एम्बोलिज्म के साइन थे डिस्निया, टैकीकार्डिया, एक्यूट हीमोलाइसिस होता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है, बट इन्फेक्शन के साइन क्या है डियर, फीवर। क्या है, फीवर। चूंकि यहां कहीं भी नहीं लिखा फीवर के बारे में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। तो डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या है, हीमोडायलिसिस के दौरान अगर पेशेंट को सीएनएस से रिलेटेड सिम्टम्स आने लग जाए, कंफ्यूजन होने लग जाए, हेडेक होने लग जाए, यस और नो, नोजिया होने लग जाए, रेस्टलेस होने लग जाए, ठीक है, तो ये सिम्टम्स किसके हैं, सेरेब्रल एडिमा के सिम्टम हैं। और सेरेब्रल एडिमा हो जाए तो क्या करना है डियर, इमीडिएटली, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को, फिजिशियन को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देना अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं डियर, यस और नो। इस सिंड्रोम को क्या बोलेंगे अपन, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, इसी का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वही है कि इट इज साइन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, सेरेब्रल एडिमा, सो द नर्स मस्ट इन्फॉर्म द फिजिशियन। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। यस, द मोस्ट कॉमन अर्ली साइन ऑफ किडनी डिजीज इज, किडनी डिजीज का इनमें से अर्लीस्ट साइन कौन सा है। तो जब भी किडनी डिजीज होगी, यस, जब भी किडनी डिजीज होगी क्या होगा, इंक्रीज होंगे मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या इंक्रीज होंगे बच्चों, मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी में इंक्रीज होंगे, चारों मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी में बढ़ना शुरू होंगे। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, यस, BUN, क्रिएटिनिन, इसके अलावा बिलिरुबिन और यूरिक
एसिड, ये सभी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यस और नो? तो इनमें यही तो पूछा है कि इनमें से अर्लीस्ट साइन क्या होगा। तो सोडियम रिटेंशन होगा क्या? एलिवेटेड ब्लड। देखो सोडियम रिटेंशन नहीं होगा, एलिवेटेड BU1 लेवल। यस डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। अर्लीस्ट साइन क्या होगा? BU1 का लेवल। मान लो ऑप्शन में ये तो अभी अलग अलग है, हाइपरकैलेमिया दे रखा है। यस, हाइपरकैलेमिया, इनएबिलिटी टू डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड, हाइपरकैलेमिया होगा बट ये लेट होगा। क्या होगा? अर्ली नहीं होगा, ये क्या होगा? लेट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा डियर, मान लो ये चारों ऑप्शन में होते, सेम क्वेश्चन बट ऑप्शन में ये होते BU1, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन और यूरिक एसिड, तो भी आपको आंसर क्या देना था डियर? BU1 सबसे पहले। यस, जब भी किडनी डिजीज होती है सबसे पहले BU1 का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है डियर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में क्रिएटिनिन का लेवल बॉडी में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? BU1 लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशेंट है विद डायबिटीज, उसे डायबिटीज हो रखा है और हैज हैड मैनी रीनल कैलकुलाई, उसे रीनल स्टोन भी है, रीनल स्टोन भी है ओवर द पास्ट 20 ईयर, 20 सालों से। एंड हाउ हैज क्रोनिक रीनल फेलियर एंड नाउ हैज, और उसे अब क्या हो चुका है डियर? क्रोनिक रीनल फेलियर भी हो गया है। विच सब्सटेंस मस्ट बी रिड्यूस्ड इन हिज पेशेंट डाइट, तो पेशेंट की डाइट में से क्या नहीं देना है। तो जब भी याद रखना क्रोनिक रीनल फेलियर होगा तो क्या नहीं देना है वो याद रखिएगा डियर। तो याद रखिएगा लो प्रोटीन एंड लो फैट डाइट देते हैं, लो फैट डाइट देते हैं। देने का कारण समझिएगा डियर, देने का कारण है जब भी क्रोनिक रीनल फेलियर होगा उसमें क्या होगा डियर? प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया होगा, प्रोटीन का बॉडी से लॉस होगा। फिर भी लो प्रोटीन क्यों दे रहे हैं? यही तो क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। प्रोटीन यूरिया हो रहा है, स्टिल लो प्रोटीन डाइट दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रोटीन यूरिया होने की वजह से, क्योंकि क्रोनिक कंडीशन में प्रोटीन यूरिया होता है, और प्रोटीन यूरिया होने की वजह से क्या होगा? प्रोटीन और ज्यादा किडनी को डैमेज करेगी। तो जितना ज्यादा प्रोटीन खाने में देंगे उसे लो तो देना, ऐसे नहीं कि बंद कर देना, बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, लो देंगे। ऑप्शन में रिस्ट्रिक्टेड मिले, रिस्ट्रिक्टेड प्रोटीन, तो वो नहीं देना है, लो प्रोटीन वहां पे देना है, ठीक है। तो प्रोटीन यूरिया के बावजूद भी अपन लो प्रोटीन डाइट ही देते हैं, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, लो फैट क्यों देते हैं? ड्यू टू हाइपरलिपिडेमिया, लिपिड की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, इस वजह से लो फैट डाइट यहाँ पर अपन देते हैं। तो आंसर में आपको मिल जाएगा यस। अभी देखे दोनों में भी प्रायोरिटी पूछे तो दोनों में प्रायोरिटी देना है किसको? प्रोटीन वाले को। तो राइट आंसर दोनों ऑप्शन में है, तो आपको आंसर क्या देना है डियर? प्रोटीन आंसर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है लो प्रोटीन डाइट वहां पे इसको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एक्सपेक्टेड इन ए पेशेंट विद एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो पाइलोनेफ्राइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, किडनी का इन्फ्लामेशन होता है डियर स्टूडेंट्स। और किडनी के इन्फ्लामेशन में कौन सा साइन यहाँ पे आएगा? देखिए फ्लैंक साइन आता है यूरेटर, देखो किडनी हो गया, किडनी के बाद में ये आपके हो गए यूरेटर्स, फिर ये आपके हो गया ब्लेडर, सॉरी हाँ ब्लेडर, फिर ये हो गया डियर यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, ये हो गया ब्लेडर, ये हो गया यूरेटर, और ये हो गया किडनी। तो जब भी किडनी में यहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो पर्सन को क्या होगा डियर? स्टर्नल, यस, कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस हो जाएगी, कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस, पोस्टीरियर साइड में वर्टिब्रा के बीच में यहाँ पे टेंडरनेस अराइज होता है। किस केस में डियर? किडनी के केस में। फ्लैंक पेन होता है किस केस में? यूरेटर के केस में फ्लैंक पेन होगा। बर्निंग यूरिनेशन कब होता है? यूटीआई के केस में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पोलीयूरिया किस में होता है डियर? डायबिटीज इंसिपिडस के केस में। तो राइट आंसर तो यही होगा एकमात्र, ठीक है। तो राइट आंसर इज कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डियर अगला क्वेश्चन। ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस किया जा रहा है, यस, नर्स ने नोट किया कि बॉडी टेम्परेचर है वो पेशेंट का कितना हो गया है? 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है, 100 के अप्रोक्स हो गया है। व्हाट शुड बी नर्सिंग एक्शन, क्या नर्सिंग एक्शन होना चाहिए? क्या फिजिशियन को इन्फॉर्म करे,
क्या कंटिन्यू मॉनिटर करती रहे, क्या गिव कोल्ड थेरेपी देने की जरूरत है, या फाइंड कोज ऑफ दैट, इसका कारण फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, यस, जब भी हीमोडायलिसिस किया जाता है स्लाइट बॉडी टेम्परेचर बढ़ता ही बढ़ता है। यस, तो नर्स को कॉशियस होना है। यस डियर, जब बॉडी टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया 100, तो 100 में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यू टू मॉनिटर वाइटल। वाइटल को कंटिन्यू मॉनिटर करते रहे, ना तो इन्फॉर्म करना है, ना कोल्ड थेरेपी देनी है, ना फाइंड कोज करना है, ठीक है। लेकिन जब बॉडी टेम्परेचर 102 से ज्यादा हो जाए तब क्या करना चाहिए डियर, तब क्या करना है, यहाँ पे फिजिशियन को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यस, तो रेशनल क्या है, हीमोडायलिसिस वार्म्स ब्लड दैट रिजल्ट इन स्लाइटली बॉडी टेम्परेचर एलिवेशन, सो नर्स शुड कंटिन्यू टू मॉनिटर वाइटल साइन। तो जब भी हीमोडायलिसिस करेंगे बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा स्लाइट वहां पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, मॉनिटर साइन करते रहिए। लेकिन जब अबोव 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तब नर्स को क्या करना है, साइट ऑफ इन्फेक्शन या सेप्सिस असेस करना है। यस, फिर जो पेशेंट की कंप्लेन है उसके अनुसार जो है असेसमेंट वहां पे जरूरी हो जाता है डियर स्टूडेंट। तो साइट ऑफ जो है इन्फेक्शन या सेप्सिस फाइंड करके फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कंटिन्यू मॉनिटर। यस और नो। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन में दे देता 102, क्वेश्चन में देता 102, तब ये आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यस और नो। तो 102 के केस में क्या आंसर दोगे, कोल्ड थेरेपी आपको नहीं देना है, यस, कोज फाइंड कर लो, तब राइट आंसर क्या हो जाता, डी हो जाता। और ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करना राइट आंसर हो जाता है। इजंट इट, चलेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यस, पेरिटोनियल डायलिसिस किया जा रहा है। यस, नर्स ने नोट किया कि आउटफ्लो इज लेस देन इनफ्लो। देखिए अभी भी जो डायग्राम देखा था अपन ने, इनफ्लो दिया जा रहा है पेशेंट को पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, और आउटफ्लो यहाँ पे अपन कलेक्ट करते हैं। तो देखा कि इनफ्लो तो जितना आ रहा है लेकिन आउटफ्लो है उतना नहीं आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब नर्स को क्या करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनक्लेक्स क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनक्लेक्स का क्वेश्चन है डियर ये डायरेक्ट। तो इसमें क्या करना चाहिए नर्स को, तो देखिएगा, जब भी इनफ्लो से ज्यादा कम आउटफ्लो आ रहा है, इनफ्लो से कम क्या आ रहा है, आउटफ्लो आ रहा है, तो उस टाइम पे नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए। तो पहला एक्शन हो सकता है ट्यूब मुड़ गई हो, इसलिए यहाँ पे जितना जा रहा उससे कम यहाँ पे आया है, तो ट्यूब मुड़ना भी तो हो सकता है इसका एक कारण। यस, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, ट्यूब को मुड़ना चेक करना है। तो ऑप्शन में ढूंढो, यस, कंसीडर इट नॉर्मल, रिपोजिशन द पेशेंट, चेक फॉर किंक्स, चेक फॉर किंक्स इज द, किंक्स का मतलब होता है मुड़ना, ट्यूब का मुड़ना या ब्लॉक होना, ट्यूब को ब्लॉक वगैरह चेंज करो, उसके बाद में पेशेंट को रिपोजिशन करना वगैरह ये सब करना। तो कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसके बारे में, चलेगा डियर। तो राइट आंसर इज डी। कॉन्सेप्ट क्या है, तो नर्स ने जो है जो भी एक्शन नोट किया उसके बाद में क्या करना है, सबसे पहला एक्शन क्या करना है, एंश्योर द ड्रेनेज बैग लोअर देन बॉडी। हमेशा ध्यान रखना है कि ड्रेनेज बैग है वो कहीं यहीं तो नहीं रखा हुआ, इसको हमेशा नीचे रखना है, तभी तो वो ग्रेविटी से नीचे आएगा। यस और नो। दूसरा, सेकंड क्या करना है, चेक फॉर किंक्स या ट्विस्टिंग ऑफ द ट्यूबिंग, ट्यूबिंग को चेक करो कि मुड़ी हुई तो नहीं है या पेशेंट ने दबा तो नहीं रखी है। तीसरा, रिपोजिशन द पेशेंट, थर्ड प्रायोरिटी। और चौथा, नो नीड टू इन्फॉर्म फिजिशियन। यस, फिजिशियन को इन्फॉर्म नहीं करना है, खुद के बेस पे सॉल्व कर लीजिए। हाँ, ये सब कुछ नहीं मिले तो हो सकता है आपको फिजिशियन को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है, बट इन तीनों में कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यस, ड्रेनेज बैग को देखो कि कहीं वो पेशेंट के बराबर तो नहीं पड़ा है, तो उसको नीचे रख दीजिए, ऑप्शन में नहीं है। अब आप देखो कि कहीं ट्यूब तो नहीं मुड़ी हुई है, आपने ट्यूब चेक करी, ट्यूब भी सही मिली आपको। उसके बाद में पेशेंट को रिपोजिशन करिए, घुमाइए फिराइए पेशेंट को, साइड लाइन पोजीशन वगैरह चेंज करिए, उससे फ्लो वहां पे बढ़ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और फिर भी कोई काम नहीं होता है तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, अदरवाइज नो नीड टू इन्फॉर्म फिजिशियन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने बताई थी, ड्रेनेज बैग लोअर देन द बॉडी, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं था, यस और नो, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो फर्स्ट आंसर हो गया। तो क्या करना है, चेक द किंग्स, ये भी ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर क्या हो जाता है, रिपोजिशन द
पेशेंट, यस और नो, चलेगा। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14 इज ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस पेशेंट कंप्लेन्स फॉर हेडेक, नोजिया एंड रेस्टलेसनेस। यस, ये ऑलरेडी अपन क्वेश्चन कर चुके हैं डियर, तो इसमें क्या करना चाहिए? तो यस, ये सभी हो रहे हैं, तो क्या, सॉरी अलग क्वेश्चन है, ये हो रहे हैं, तो ये किसका साइन है डियर? इट इज साइन ऑफ डिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम। कौन से सिंड्रोम के साइन है डियर? ये डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के साइन है, जैसा कि अपन ने पढ़ा है। तो व्हाट शुड बी नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन? तो क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला जब भी ऐसे साइन आए तो इमीडिएटली क्या करना बच्चों? फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। यस, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। देन सेकेंड एक्शन ये कर सकते हो, सेकेंड एक्शन क्या है करना है? बेड को 45 डिग्री एलिवेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इट इज साइन ऑफ सेरिब्रल एडिमा। ये किसकी वजह से हो रहा है डियर? सेरेब्रल एडिमा की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से आईसीपी इंक्रीज हो जाता है। आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या हो जाता है डियर? इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी ऐसा सिम्टम्स दिखाई दे, इन्फॉर्म द फिजिशियन इमीडिएटली। देन आफ्टर आपको क्या करना है? बेड को एलिवेट करना है। तो ये ऑप्शन में ना होता तो आप ये आंसर दे सकते थे कि बेड को एलिवेट कर देना 45 डिग्री एंगल पे। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीगल एक्सरसाइज इज रिलेटेड विद। कीगल एक्सरसाइज किससे रिलेटेड होती है डियर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो कीगल एक्सरसाइज करी जाती है डियर यूट्रस, ब्लैडर, यस यूट्रस, ब्लैडर और वेजाइनल स्फिंक्टर वगैरह जो होते हैं, यहाँ पे पेल्विक एरिया के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी हेल्थ के लिए की जाती है। तो यहाँ पे पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथनिंग देते हैं डियर। किसको देते हैं? यस, पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए कीगल एक्सरसाइज की जाती है। इस तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं अलग अलग पोजेज के अंदर। आप गूगल पे इनको सर्च कर सकते हैं। तो ये कीगल एक्सरसाइज का एक एग्जांपल है, जिसमें हिप को जो है इस तरीके से इस पोस्चर के अंदर लिटाया जाता है, स्फिंक्टर को क्लोज ऑफ किया जाता है। दैट इज कीगल एक्सरसाइज, दैट इज फॉर पेल्विक मसल फ्लोर। यानी किसके लिए करते हैं डियर? पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए किया जाता है। ठीक है, इस पोस्चर में क्या करेंगे? स्फिंक्टर जो होते हैं, एनल स्फिंक्टर होते हैं, उनको ऑन ऑफ यानी यस कॉन्स्ट्रिक्ट रिलैक्स किया जाता है। तो ये जो एक्सरसाइज है क्या कहलाती है? कीगल एक्सरसाइज कहलाती है। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है विच सेल ऑफ टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिज की कौन सी सेल के द्वारा टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास में सर्टोली सेल, स्पर्म सेल, लेडिग सेल, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होगा? यस डियर, सर्टोली सेल है, इन्हें नर्स सेल भी कहते हैं। नर्स सेल या मदर सेल ऑफ स्पर्म भी कहते हैं, यानी स्पर्म को ये नरिश करती है। ठीक है डियर, तो यस टेस्टोस्टेरोन से इनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, स्पर्म सेल तो अपने आप में एक स्पर्म होते हैं, तो इनका भी टेस्टोस्टेरोन से कोई लेना देना नहीं है। लेडिक सेल इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द वो तो हो ही नहीं सकता जब ये दो नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लेडिक सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन टेस्टिज में कौन करता है? लेडिग सेल करती है। यस, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट में डेवलप यूटीआई। इनमें से किस पेशेंट को यूटीआई होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? तो यूटीआई वैसे तो अपन ने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे आगे जाकर के। तो यूटीआई में मैं बताऊंगा आपको कि यूटीआई डेवलप के रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर क्या है? तो याद रखिएगा, रिस्क फैक्टर है यहाँ पे मेनोपॉज। फीमेल्स के अंदर यूटीआई डेवलप होने का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? मेनोपॉज है। और यस डियर, तो 20 ईयर वुमेन विद फ्रैक्चर से और यूटीआई का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, 40 ईयर वुमेन विद मेनोपॉज। राइट आंसर इज करेक्ट। यस, फिर 25 ईयर वुमेन विद टब बात से भी इसका कुछ नहीं होता है। इसके अलावा 30 ईयर वुमेन विद प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट भी एक रिस्क फैक्टर है, बट इससे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? मेनोपॉज। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है इनमें से? ठीक है, तो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं, फिर इसका राइट आंसर अपन देंगे। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट जिसे FO के नाम से मैं लिखता हूं, ये होता है डियर, याद रखिएगा,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपॉन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। इसे अपन क्या कहते हैं डियर? यस, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा सिखाता हूं इसके बारे में, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। सीखते हैं इसके बारे में, देखिएगा डियर। तो जब भी अपन बात करते हैं ग्लोमेरुलस की, नेफ्रॉन का ये क्या पार्ट हो गया डियर? ग्लोमेरुलस हो गया। यहाँ पे ये हो गई मान लीजिए कैपिलरी, तो कैपिलरी में ये हो गई एफेरेंट और ये हो गई इफेरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, यहाँ पे पोर्स होते हैं, यस और नो, पोर्स हो गए। तो देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या होगा डियर? यहाँ पे इस जगह पे जो प्रेशर होगा वो कहलाता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, NFP। तो ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है डियर? तो यहाँ पे इस ब्लड की वजह से एक प्रेशर होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं डियर? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस, चूंकि इस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है डियर? एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन प्रेजेंट है, ग्लोबुलिन प्रेजेंट है। और इनकी वजह से क्या लग रहा है यहाँ पे? एक अपोजिट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक और ऑन्कोटिक भी बोलते हैं समटाइम इनको, कई बुक में ऑन्कोटिक लिखा होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर ये लगता है। ठीक है, तो ये अपोजिट लगेगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के, तो इसको लिख दूं OP। यस, तो NFP आ जाएगा अपने पास में। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है 35 mm ऑफ Hg और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 22 से 28, तो एवरेज मान लिया 25 mm ऑफ Hg। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आ जाएगा अपने पास कितना डियर? 10 mm ऑफ Hg। कितना हो गया बच्चों? 10 mm ऑफ Hg इज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब बात कर किया अपन ने, देखिए यहाँ पे मैंने बोला ये होता है GFR अपॉन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो यस, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? तो GFR कितनी होती है डियर? 125 ml पर मिनट अपॉन NFP कितना आ गया डियर? 10 mm ऑफ Hg। तो यस, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट कितना आ जाएगा डियर? 12.5 ml पर मिनट पर mmHg। यस डियर, तो फिल्ट्रेशन यस कोफिशिएंट, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट FC, सॉरी FO लिख दिया मैंने, FC कितना हो जाएगा डियर? 12.5 ml पर मिनट पर mmHg हो जाएगा। और ये बताता है क्या है? फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट क्या बताता है डियर? यस यस, इट डिस्क्राइब GFR एज पर बॉडी, यानी एज पर रीनल ब्लड सप्लाई। रीनल किडनी को कितना ब्लड सप्लाई हो रहा है उसके अनुसार कितना GFR किडनी प्रोड्यूस कर रही है, उसको दर्शाने का एक तरीका है विच इज फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। अब इतना सा याद रख लो, ये क्या होता है? GFR को डिवाइड कर दो नेट प्रेशर से, और नेट प्रेशर कहां पे डियर? ग्लोमेरुलस पे। ग्लोमेरुलस पे नेट प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे जो प्रेशर उसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहेंगे, इसके अगेंस्ट जो प्रेशर लग रहा है वो एल्बुमिन ग्लोबुलिन की वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर लग रहा है। तो इस वजह से जो अपना नेट प्रेशर आएगा वो क्या होगा? हाइड्रोस्टेटिक माइनस OP विच इज रफली 10 mm ऑफ Hg। यस डियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हीमोडायलिसिस के दौरान एक पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बच्चों? मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं। व्हाट शुड बी नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन? तो क्या एक्शन होना चाहिए? तो देखो, जब भी मसल क्रैम्प्स आते हैं तो वो सोडियम की कमी को वहां पे दर्शाते हैं। तो सोडियम की कमी को क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, क्या करना है? इन्फ्यूज करना है। क्या करना चाहिए? इन्फ्यूज नॉर्मल सलाइन। क्या करना पड़ेगा डियर? इन्फ्यूज नॉर्मल सलाइन वहां पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमी होगी। दूसरा, मसल क्रैम्प आ गए हैं तो यस, फर्स्ट एक्शन तो ये हो जाएगा, लेकिन सेकेंड एक्टिविटी मान लो ये ऑप्शन में नहीं होता तो क्या करना पड़ता है डियर? तो क्या करते हैं यहाँ पे? हीमोडायलिसिस की जो प्रोसेस है उसको क्या करना है? स्लो करना है। क्या करना है? स्लो डाउन हीमो
डायलिसिस, हेमोडायलिसिस की प्रोसेस को क्या करना है डियर, स्लो डाउन करना, ताकि मसल क्रैम्प में रिलीफ मिल सके। तो राइट आंसर इज बी। ओके, तो क्या रेशनल है? यस, फर्स्ट एक्शन इज इन्फ्यूज नॉर्मल सलाइन, इट इज द प्रायोरिटी बिकॉज लॉस ऑफ सोडियम। एंड सेकेंड, स्लो करना है या डिक्रीज करना है रेट ऑफ डायलिसिस, डिक्रीज करना है या स्लो करना है, किसको? रेट ऑफ डायलिसिस को, हेमोडायलिसिस की स्पीड को स्लो डाउन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, एक जो है 24, एक पेशेंट है विद क्रोनिक रीनल फेलियर, पेशेंट को क्रोनिक रीनल फेलियर हुआ है और वो कह रहा है कि उसे प्रूराइटिस हो रहा है, मतलब उसे खुजली चल रही है, इचिंग हो रही है, खुजली चल रही है। विच इंस्ट्रक्शन शुड बी इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान, तो टीचिंग प्लान में क्या करना चाहिए? तो चूंकि क्रोनिक रीनल फेलियर है तो क्या होगा डियर? यस, BU1 बढ़ेगा, BU1 इंक्रीज होगा, क्रिएटिनिन इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके अलावा बिलरूबिन इंक्रीज होगा, ठीक है डियर। और क्या बढ़ता है? यूरिक एसिड इंक्रीज होगा। और इन सभी की वजह से, बढ़ने की वजह से क्या होगा डियर? इचिंग होना जो स्वाभाविक है, बॉडी पे खुजली वहां पे होगी। प्राइमरीली ये इचिंग है वो बिलरूबिन की वजह से हो रही है। तो जब भी इचिंग होती है, प्रूराइटिस होता है, तो नर्स को क्या करना है? रब स्किन विद टॉवल, टॉवल से रब कर लो, नहीं इससे तो ज्यादा खुजली होगी। दूसरा, टेक फ्रिक्वेंट बाथ, बार बार में नहा लो, इससे खुजली का समाधान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नहा करके केवल सुपरफिशियल जो इन्फेक्शन होता है उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन ये तो बॉडी के इंटरनल है, यस और नो, तो इसमें काम नहीं करेगा। एमोलिएंट लगा लिया जाए तो क्या हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। कीप फिंगर नेल शॉर्ट, पेशेंट को बोलो कि आप नेल्स को छोटा रखिए, तो खुजली भी करेंगे तो वहां पे स्किन डैमेज नहीं होगी। यस डियर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीप द फिंगर नेल शॉर्ट। इन तीनों मीजर के बावजूद भी खुजली दूर नहीं होने वाली है इस केस के अंदर, ठीक है। तो पेशेंट के नेल्स जो है हमेशा छोटे होने चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, तो नेल्स को छोटा करवा दीजिए ताकि उसको स्किन की इंजरी ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, अगला क्वेश्चन है बच्चों 21 नंबर, कि एक पेशेंट है जो कि एडमिट हुआ है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या हो गया उसे? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है। विच हेल्थ हिस्ट्री वुड बी टेकन फ्रॉम, कौन सी हिस्ट्री यहां पे लेनी चाहिए? तो यस डियर, तो याद रखना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है बच्चों? इट इज ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसे अपन बोलेंगे GABHS। और ये कैसे आता है डियर? देखिए, ये आता है चाइल्ड में, बच्चों के अंदर, मोस्टली बच्चों में होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो चाइल्ड में अगर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, या फिर इसे अपन स्कारलेट फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कारलेट फीवर बोलते हैं। स्ट्रॉबेरी टंग मैंने पढ़ा है यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी लाइक टंग हो जाती है स्कारलेट फीवर में। तो स्कारलेट फीवर का थ्रोट इन्फेक्शन का कारण कौन है डियर? GABHS होता है। ये अगर अनट्रीटेड है, इट इज अनट्रीटेड, इफ इट इज अनट्रीटेड, अगर इसे ट्रीट नहीं किया जाए तो याद रखना, यस, 7 to 21 डेज, 7 से 21 दिन के अंदर ये क्या कोज कर देगा डियर? बच्चों के अंदर, बड़ों में, चाइल्ड में ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कोज कर देगा। और बड़ों में क्या कर देगा डियर? रूमेटिक फीवर कोज कर देगा, ठीक है, याद रखिएगा, रूमेटिक हार्ट डिजीज कोज कर देता है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है अगर पेशेंट को, तो कौन सी हिस्ट्री जरूरी है? पेशेंट को पूछो कि क्या पिछले रिसेंट मतलब 7 से 21 दिन, और उसमें भी अगर बहुत ज्यादा ऑप्शन आ जाए तो 14 से 21 दिन, यानी 2 to 3 वीक, 14 से 21 दिन पहले। क्या देखो, जब भी पेशेंट, क्योंकि इसका मोस्ट कॉमन कारण यही है, यस और नो। और ये कैसे आता है? ये थ्रू द थ्रोट इन्फेक्शन आता है, इसी को स्ट्रेप इन्फेक्शन भी बोलते हैं, स्कारलेट फीवर और स्ट्रेप इन्फेक्शन के नाम से भी इसी को जाना जाता है, यस और नो। इसी के थ्रू जो है ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करता है, कोई और तरीका नहीं है। पहले गले का इन्फेक्शन होगा तो ही ये जाकर के ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करता है, डायरेक्ट किडनी पे अटैक नहीं करता है, ठीक है। तो
पेशेंट की क्या हिस्ट्री लेनी है? जब भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पेशेंट आपके वार्ड में एडमिट हो, आपके पास में आए, तो आपसे क्या हिस्ट्री लेनी कि क्या आपको पिछले 2 से 3 सप्ताह पहले क्या गले का इन्फेक्शन हुआ था? बच्चा है तो उसके माता पिता से पूछिए क्या क्या बच्चे को पिछले 2-3 सप्ताह पहले गले का इन्फेक्शन हुआ था क्या? अगर वो कहते हैं हाँ, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन जो हुआ था वो स्कारलेट फीवर था या स्ट्रेप इन्फेक्शन था, जिसका कारण कौन था? GABHS। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रिसेंट थ्रोट, सोर थ्रोट की हिस्ट्री वहां पे लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो याद रखना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मोस्ट कॉमन कारण कौन है? GABHS। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यस पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, पढ़िए इसको, समझते हैं फिर इस क्वेश्चन का आंसर अपन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 23 साल की पेशेंट है जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, और वो कह रहा है या कह रही है कि आई हैव 2 किडनीज एंड आई एम स्टिल यंग। अभी मैं जवान भी हूं और मेरे पास 2 किडनी है। यस, चूंकि उसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो चुकी है। यस नो, इट इज डायग्नोस्ड। फिर वो कह रही है कि मेरे पास 2 किडनी है, मैं यंग हूं। इफ आई स्टिक टू माई इंसुलिन शेड्यूल, डायबिटीज है और वो इंसुलिन ले रही है, और वो कह रही है कि अगर मैं इंसुलिन लगातार लेती हूँ मेरे शेड्यूल के अनुसार, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट किडनी डैमेज, तो मुझे किडनी डैमेज की चिंता नहीं होनी चाहिए। राइट? क्या ये सही है? नर्स को, आप एज ए नर्स वहां पे काम कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं, और एक पेशेंट जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी है वो आपसे कह रहे हैं कि मेरे पास 2 किडनी है और मैं यंग हूँ। यस और नो? और मैं अपनी इंसुलिन की थेरेपी रेगुलर ले, तो मुझे इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या ये बात सही है? यस और नो? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स, तो आपका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? इस तरह के क्वेश्चन नोरसेट वगैरह में अक्सर आते हैं, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं, लगते चारों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में कभी भी फॉल्स रीअश्योरेंस नहीं देना है, जो एक्चुअल बात है वो वहां पे बतानी चाहिए। यस, तो अपन को पता है जब भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, चाहे इंसुलिन लिया जाए फिर भी ये स्लोली प्रोग्रेस करती है। यस और नो? यस, तो पेशेंट को वरी होने की जरूरत है, पेशेंट को डायबिटीज कंट्रोल करने की जरूरत है, याद रखिएगा। तो पेशेंट को क्या बोलना है? इवन विद इंसुलिन किडनी डैमेज इज स्टिल कंसर्न। आप इंसुलिन लेंगे तो भी किडनी डैमेज तो होगा, बट स्लो होगा, आप बोल सकते हैं, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत है, आपको ग्लूकोज का लेवल मॉनिटर करने की जरूरत है। तो पेशेंट को फॉल्स रिएश्योरेंस देना नहीं देना, पेशेंट को बोलना है कि आप इंसुलिन लेंगे तो भी किडनी डैमेज तो होगा अगर आप ग्लूकोज कंट्रोल नहीं रखेंगे। तो अगर ग्लूकोज कंट्रोल रखेंगे तो हो सकता है ये डैमेज जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी भी ऐसे में गलत आंसर आपको नहीं देना। चलेगा नेक्स्ट। जैसे पहला ऑप्शन बोल रहा है यू हैव लिटिल टू वरी अबाउट ए लॉन्ग एज योर किडनी कीप मेकिंग यूरिन। ठीक है। दूसरा, यू शुड टॉक टू योर डॉक्टर बिकॉज स्टेटिस्टिक्स सो दैट यू आर बीइंग अनरियलिस्टिक। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विल्म्स ट्यूमर। विल्म ट्यूमर इज एसोसिएटेड विद कैंसर ऑफ। विल्म ट्यूमर किस ऑर्गन का कैंसर है? तो वैसे तो अपन यहाँ पे जेनेटो यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? किडनी। बट एग्जाम में ऐसे बोल के थोड़ी आएगा क्वेश्चन कि ये जेनेटो यूरिनरी सिस्टम का क्वेश्चन है। यस, एग्जाम में तो कॉमन क्वेश्चन आते हैं, तो राइट आंसर आपको याद रखना है, विल्म्स ट्यूमर किसका ट्यूमर है डियर? किडनी का ट्यूमर है। एंड इट इज एक और क्वेश्चन बन सकता है, इट इज नेफ्रोब्लास्टोमा। यस, क्या कहेंगे इसे? नेफ्रोब्लास्टोमा कहेंगे। नेफ्रो मतलब किडनी, ब्लास्टोमा मतलब होता है डियर न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन से रिलेटेड जो ट्यूमर होते हैं वो ब्लास्टोमा कहलाते हैं। ब्लास्टोमा किससे कहलाएंगे डियर? न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन से रिलेटेड जो ट्यूमर होंगे वो क्या कहलाएंगे? ब्लास्टोमा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोटिक डायरेटिक। इनमें से कौन सा ऑस्मोटिक डायरेटिक का एग्जाम्पल है? यस, तो ऑस्मोटिक डायरेटिक कौन सा है इनमें से? तो डायरेटिक्स अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं अपन। देखिए, नेफ्रॉन के मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये हो गया ग्लोमेरुलस, ये हो गया पीसीटी, ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले, फिर ये आपका हो गया डीसीटी,
और ये हो गया आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स। यस, ये आपकी होगी एफरेंट एंड इफरेंट। देखिएगा, इस पार्ट को अपन ग्लोमेरुलस बोलते हैं और यहां पे जो काम करती है उनको बोलते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक। इनको क्या बोलते हैं डियर? ऑस्मोटिक डायूरेटिक बोलते हैं। जो यहाँ पे पीसीटी पे काम करती है, पीसीटी, ये वाला पार्ट क्या हो गया? पीसीटी। तो पीसीटी पे जो काम करती है उन्हें बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये हो गया लूप ऑफ हेनले की ये डिसेंडिंग ब्रांच, ये असेंडिंग ब्रांच। तो असेंडिंग ब्रांच पे जो काम करती है उन्हें बोलते हैं अपन लूप डायूरेटिक्स। और जो डीसीटी पे काम करती है, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? डीसीटी। यहां पे जो काम करती है उन्हें बोलते हैं ट्यूब डायूरेटिक्स। और जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करती है उन्हें बोलते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। इनके एग्जांपल्स देखते हैं अपन। यस डियर, एग्जांपल्स की बात करें तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आते हैं आपके मैनिटोल, ग्लिसरॉल, ओ देखो ऑस्मोटिक ओ। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में A4 एनहाइड्रेज और A4 हो जाएगा डियर एसिटाजोलामाइड। ठीक है। लूप डायूरेटिक L4 लूप, L4 लेसिक्स या फिर फ्यूरोसेमाइड। ठीक है। ट्यूब T4 ट्यूब हो गया और T4 हो जाएगा डियर थायाजाइड्स लाइक क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ठीक है। यहां पे अपने पास आ जाएगा पोटेशियम स्पेयरिंग, तो S4 हो जाएगा डियर स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एमिलोराइड। तो ये सभी एग्जांपल हो गए जो कि नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट पे डियर काम करती है। क्वेश्चन में पूछा ऑस्मोटिक डायूरेटिक कहाँ काम करती है, तो राइट आंसर देंगे डियर, सॉरी ऑस्मोटिक डायूरेटिक का एग्जांपल कौन सा होगा डियर? इट इज मैनिटोल। क्या आंसर हो जाएगा डियर? मैनिटोल। यस और नो? फ्यूरोसेमाइड, लूप, एमिलोराइड, पोटेशियम स्पेयरिंग, एसिटाजोलामाइड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। बाकी डायूरेटिक्स को मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पूरा डिटेल से पढ़ चुके अपन। यस और नो? चलेगा। राइट आंसर इज मैनिटोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सबसे ज्यादा कौन सा इन्फेक्शन होता है बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज साइटोमेगेलोवायरस, CMV। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ESIC वगैरह में पूछा जाता है अक्सर, याद रखिएगा। राइट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज इंडिकेट रिकवरी इन ए पेशेंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में रिकवरी का इनमें से कौन सा साइन है? यस, तो पहला ऑप्शन डिसअपियरेंस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम यूरियन, यानी प्रोटीन यूरिया। देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है प्रोटीन यूरिया, और ये अगर डिसअपियर हो जाए, खत्म हो जाए, इसका मतलब किडनी इंप्रूव कर रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसअपियरेंस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम यूरिन से प्रोटीन की मात्रा गायब हो जाए, यानी प्रोटीन यूरिया सही हो जाए, तो वो रिकवरी का बेस्ट इंडिकेटर कहलाएगा। याद रखना, प्रोटीन यूरिया नहीं होना बेस्ट इंडिकेटर होता है रिकवरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी स्टार्ट टू फॉर्म यूरिन एट द एम्ब्रियोनिक एज ऑफ। किडनी किस एम्ब्रियोनिक एज के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन, देखिए जब बच्चा बनता है माँ के पेट में, तो किस एम्ब्रियोनिक एज के अंदर जो है किडनी यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है? तो याद रखिएगा, एट द 12 वीक और 3 मंथ। जब फीटस 3 महीने का या 12 वीक का हो जाता है, तो उस बच्चे की किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। और वो यूरिन जो है डियर क्या बनाता है? ये जो यूरिन है, ये यूरिन ही, यस याद रखिएगा, एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है डियर? एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है। राइट आंसर इज 12 वीक। देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, फीटल 12 वीक पे मैंने बताया लगभग 50 ml यूरिन का जो है एमनियोटिक, देखो एमनियोटिक फ्लूइड मेनली यूरिन से ही बनता है, 90% यूरिन से बनता है बच्चे के। तो
एट द 12 वीक जो है एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट, चूंकि 12 वीक पे किडनी फंक्शन स्टार्ट करती है, तो लगभग कितना होगा, 50 ml के समथिंग एमनियोटिक फ्लूइड होगा। बच्चा जब 20 वीक का हो जाता है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट बता रहा हूँ, वैसे तो टॉपिक ओबीजी का है बट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी ये टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो 20 वीक पे अगर बच्चा हो जाता है लगभग 400 ml एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूरिन ज्यादा बनेगा, या सोनो किडनी डेवलप होती जा रही है। नेक्स्ट एट टर्म का मतलब 37 वीक, 37 वीक पे 600 से 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है। ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम 600 से 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है। पोस्ट मेच्योरिटी पे फिर कम होने लग जाता है, 200 ml होने लग जाता है जब बच्चा 40 वीक से ऊपर हो जाता है। पोस्ट मेच्योरिटी मतलब पोस्ट मतलब ग्रेटर देन 40 वीक। टर्म का मतलब 37 से 40 वीक में 600 से 800 ml जो है एमनियोटिक फ्लूइड होता है। यस, फीटस जो है डेली यूरिन आउटपुट है वो 400 से 1200 ml होता है। कितना होता है बच्चों? 400 से 1200 ml जो है डेली यूरिन आउटपुट होता है फीटस का, और एडल्ट का डेली यूरिन आउटपुट है वो 1200 से 1600 ml होता है। तो रोज फीटस जो है 400 से 1200 ml यूरिन का फॉर्मेशन रोज करता है। यस, जबकि एडल्ट में यही 1200 से 1600 ml के आसपास रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे डियर। अगला क्वेश्चन है, येलो, ग्रीन और सेफ्रॉन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज इंडिकेटिव ऑफ। यस, ये टॉपिक बहुत इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईएसआईसी में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन, लगभग ईएसआईसी में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक से। तो फटाफट से इसको क्विक रिव्यू करेंगे। पहला पॉइंट याद रखना, येलो, ग्रीन या केसरिया जो कलर है वो किसको शो करेगा डियर? तो वो शो करता है पोस्ट मेच्योरिटी को। यस, ग्रेटर देन 40 वीक पोस्ट मेच्योरिटी को ये इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब अलग अलग कलर क्या क्या इंडिकेट करते हैं वो भी देखते हैं हम लोग, जैसे आरएच इनकम्पेटिबिलिटी को कौन सा इंडिकेट होता है, ठीक है। तो वो सब चीज सीखेंगे। देखो, नॉर्मल कलर जो है एमनियोटिक फ्लूइड का होता है वो स्ट्रो कलर या एल्कलीन होता है। कैसा होता है? स्ट्रो कलर का। स्ट्रो का मतलब होता है घास जैसे कलर का, पेल येलो इस कलर का होता है नॉर्मल। समझ में आया पॉइंट? यहाँ पे एसिडिक नहीं होता है, कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। दूसरा पॉइंट, मेकोनियम स्टैंड जो है ग्रीन कलर का होता है। यस, मेकोनियम स्टैंड है वो ग्रीन कलर का होगा, जो कि फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करेगा। मेकोनियम क्या होता है बच्चों? फर्स्ट स्टूल पास को, बच्चे के पहले स्टूल पास को मेकोनियम बोलते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है बिकॉज ऑफ बिलिरुबिन बाइल। यस और नो? तो मेकोनियम स्टैंड जो है एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर होगा पहली बात तो ग्रीन, और वो किसका साइन है डियर? फीटल डिस्ट्रेस का साइन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड किसका साइन है, तो इट इज फीटल डिस्ट्रेस। अगला क्वेश्चन, गोल्डन कलर किसका साइन है? तो गोल्डन कलर का अगर एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है तो ये याद रखना, इट इज आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा जा चुका है। गोल्डन कलर का आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। ग्रीन, येलो या सेफ्रॉन कलर अभी अभी पढ़ा, इट इज साइन ऑफ पोस्ट मेच्योरिटी। डार्क कलर का अगर एमनियोटिक फ्लूइड है तो वो हेमरेज का साइन है, और डार्क ब्राउन या टोबैको कलर का है तो वो साइन है डियर इंट्रा यूट्राइन डेथ। बच्चे की इंट्रा यूट्राइन डेथ का साइन होता है डार्क ब्राउन कलर का या टोबैको कलर का एमनियोटिक फ्लूइड। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29, रिसेप्टर्स ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड वेसोप्रेसिन इज फाउंड एंड विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के किस पार्ट पर एल्डोस्टेरोन और वेसोप्रेसिन, जिसे अपन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो वेसोप्रेसिन का काम क्या है डियर? वेसोप्रेसिन क्या करता है? यस, इंक्रीज वाटर रिजॉर्प्शन, वाटर के रिजॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कौन? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी यूरिन आउटपुट को कम कर देता है। जबकि एल्डोस्टेरोन क्या करता है डियर? एल्डोस्टेरोन क्या करतेगा? इंक्रीज वाटर एंड सोडियम रिजॉर्प्शन, सोडियम और वाटर को बॉडी में बचाता है। जबकि एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीट H प्लस एंड पोटेशियम, पोटेशियम और H प्लस के लेवल को बॉडी में कम करता है। इट इज एल्डोस्टेरोन, जो कि अपन आरएएस मैकेनिज्म में पढ़ते हैं, एंड इट इज सिक्रेटेड बाय, यस, इट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जैसा कि हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल होता है, यस और नो डियर? याद रखिएगा। तो ये किस पार्ट पे वर्क करते हैं दोनों के दोनों हार्मोन? तो नेफ्रॉन के डीसीटी वाले पार्ट पर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले पार्ट पे ये दोनों के दोनों वर्क करते हैं। राइट आंसर इज सी।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, किडनी रिसीव टोटल कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का कितना ब्लड किडनी रिसीव करती है? तो अपन ने वैसे तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ा है ये सारा का सारा पॉइंट। तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है डियर? रफली बात करें तो 5 लीटर पर मिनट, या फिर बोल सकते हैं 5000 ml पर मिनट कार्डियक आउटपुट होता है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल 1 मिनट में 5000 ml ब्लड को पंप करता है। तो उसमें से किडनी को कितना मिलता है? तो याद रखिएगा डियर, किडनी को रफली अराउंड मिलता है डियर लगभग 22%। कितना डियर? 21 से 22% किडनी अकेले ही रिसीव कर लेती है। तो यस, 5 लीटर का लगभग 22% मैं निकालूं तो कितना आना चाहिए? यस डियर, तो 22% रफली अपन निकालेंगे तो लगभग ये 1200 ml आएगा। कितना आएगा डियर? 1200 ml यहाँ पे आएगा। तो किडनी कितना रिसीव करती है? लगभग 1200 ml रिसीव करती है। किसका? कार्डियक आउटपुट का। हार्ट को कितना होता है डियर? हार्ट को थ्रू द कोरोनरी आर्टरी, यस, कितना होता है डियर? 3 to 5% होता है। यस, इसके अलावा लीवर को बात करें तो रफली 6% होता है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया। ब्रेन को कितना रिसीव होता है डियर? तो याद रखना लगभग 14-15% जो है कार्डियक आउटपुट का रिसीव होता है। किडनी को हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव होता है किसके द्वारा? कार्डियक आउटपुट के द्वारा। पढ़ चुके हैं अपन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन बच्चों, सीवियर वोमिटिंग कैन रिजल्टिंग। किसी पर्सन को बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो जाए तो उसमें से क्या हो सकता है? तो अपन यस, ये वाला जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम में और नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर दोनों में ही अपन एसिड बेस इम्बैलेंस का ये टॉपिक डिटेल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा चुका हूँ, देख सकते हैं आप लोग। चलेगा, देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक पर्सन को वोमिटिंग हो रही है। क्या हो रही है डियर? वोमिटिंग। तो बहुत सीवियर वोमिटिंग हो रही है। यहाँ पे अपने HCl है, तो वोमिटिंग होगी तो बॉडी से एसिड का क्या होगा? एसिड क्या होगी डियर? लॉस होगा। और जब एसिड लॉस होगा तो बॉडी में क्या होगा? एल्कलीन बढ़ेगा। यस और नो? तो क्या डेवलप होगा उसे? इससे डेवलप होगा डियर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो सीवियर वोमिटिंग के केस में क्या होगा? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा। लेकिन एक कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं प्रेगनेंसी में, याद रखना, प्रेगनेंसी के अंदर एक कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में क्या होगा बच्चों? इसके अंदर चूंकि उस फीमेल को बहुत ज्यादा नोजिया वोमिटिंग होती है, फीमेल कुछ खा ही नहीं पाती है, इतनी ज्यादा वोमिटिंग होती है, उसकी वजह से कीटोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? कीटोन्स। और कीटोन्स की नेचर होती है एसिडिक। तो इस केस में क्या होगा डियर? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है डियर। सीवियर वोमिटिंग पूछे तो आंसर क्या दोगे? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। लेकिन हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम जो कि प्रेगनेंसी में होता है, इसमें भी सीवियर वोमिटिंग ही होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में इस वोमिटिंग की वजह से फीमेल कुछ खा नहीं पाती है, तो कीटोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। तो याद रखना, इस हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जबकि सीवियर वोमिटिंग के केस में मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसमैच्ड पेयर। मिसमैच्ड पेयर को फाइंड आउट करिएगा। यस डियर, तो पहला ऑप्शन है ACE सिक्रेटेड बाय लंग्स, रेनिन सिक्रेटेड बाय किडनी, एल्डोस्टेरोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला, एंजियोटेंसिनोजन सिक्रेटेड बाय लीवर। तो कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? देखिए मैंने आपको पढ़ाया था RAAS मैकेनिज्म। RAS मैकेनिज्म में क्या होता था बच्चों? जब भी BP लो होता था, जब भी लो BP होता था या डिहाइड्रेशन होता था, डिहाइड्रेशन लो BP होता था, या फिर सोडियम की कमी हो जाती थी, डिक्रीज होता था, RAS सिस्टम एक्टिवेट हो जाता था, लीवर के द्वारा एंजियोटेंसिनोजन सिक्रीट होता था। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो अपना सही है। दूसरा, फिर ये चूंकि एंजियोटेंसिनोजन है वो एक्टिवेटेड नहीं है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए किडनी क्या रिलीज करेगी डियर? किडनी रिलीज करती थी रेनिन। तो ये भी ऑप्शन सही है, जो कि इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलता था। उसके बाद में एंजियोटेंसिन फर्स्ट को 2 में बदलता था कौन? ACE, जो कि लंग्स सिक्रीट करते हैं, यानी ये भी सही है। समझ में आ गया? इस ACE के द्वारा क्या हो गया? ये एंजियोटेंसिन 2 में बदल गया, और एंजियोटेंसिन 2 है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ना कि मेडुला को। एड्रिनल कॉर्टेक्स को सिग्नल देता था, जिससे एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता था। तो एल्डोस्टेरोन किससे सिक्रीट होता है डियर? एड्रिनल
एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है, ना कि मेडुला से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा मिसमैच्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, अगला क्वेश्चन है, यस क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है विद डायबिटीज मेलाइटस, उसे क्या हो रखा है, डायबिटीज मेलाइटस है एंड रीनल फेलियर हो रखा है, और उसे हेमोडायलिसिस किया जा रहा है, ठीक है। विच डाइट इज बेस्ट ऑन डेज बिटवीन डायलिसिस ट्रीटमेंट, तो डायलिसिस ट्रीटमेंट के टाइम इनमें से कौन सी डाइट उसे देनी चाहिए। चूंकि उसे डायबिटीज मेलाइटिस है और रीनल फेलियर भी हो रखा है, क्या हो रखा है डियर, रीनल फेलियर भी हो रखा है, बट डायलिसिस किया जा रहा है, तो क्या डाइट देंगे। तो रीनल फेलियर के केस में हमेशा याद रखिएगा डियर, लो प्रोटीन डाइट। कैसी डाइट देंगे डियर, लो प्रोटीन डाइट वहां पे देंगे, विद प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ वाटर। यस राइट आंसर इज ये, यस अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर नहीं देंगे, अनलिमिटेड देंगे तो डायबिटीज में तो ठीक है, बट रीनल फेलियर के केस में चूंकि यूरिन का आउटपुट नहीं हो रहा है, तो अनलिमिटेड तो बिल्कुल भी नहीं देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लो प्रोटीन डाइट विद प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ वाटर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज इज वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में क्रोनिक किडनी डिजीज का सबसे बड़ा कारण कौन होता है डियर, तो ये डायरेक्ट याद रख लेना, डायबिटीज मेलाइटस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यस क्रोनिक किडनी डिजीज। अगला क्वेश्चन है, एवी फिस्टुला कैन बी फंक्शनड बाय, देखिए एवी फिस्टुला कब बनाते हैं डियर, तो एवी फिस्टुला क्रिएट किया जाता है यस फॉर हीमो डायलिसिस, हीमोडायलिसिस के लिए एवी फिस्टुला क्रिएट करते हैं। एवी फिस्टुला में क्या करते हैं डियर, आर्टरी और वेन के बीच में यहाँ पे जंक्शन क्रिएट किया जाता है, क्या क्रिएट करेंगे, आर्टरी और वेन के बीच में जंक्शन क्रिएट कर देते हैं, दैट इज नोन एज, और इसी के अंदर तो फिर अपन एक ही वेन में क्या करते हैं डियर, ब्लड आउट एंड ब्लड इनफ्लो वहां पे डालते हैं, तो ब्लड आउट भी इसी से लेंगे और ब्लड इनफ्लो भी इसी के द्वारा लेंगे, और इस फिस्टुला को अपन बोलते हैं एवी, आर्टीरियल वेन फिस्टुला। क्या कहेंगे डियर इसे, आर्टीरियल वेन या आर्टीरियल वीनस फिस्टुला इसे कहा जाएगा। अब ये कई बार क्वेश्चन आता है किस किस आर्टरी और किस वेन के बीच में होता है, तो याद रखना एवी फिस्टुला किसके बीच में होता है डियर, तो याद रखिएगा रेडियल आर्टरी एंड सिफेलिक और बेसिलिक वेन, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो बेसिलिक पे ज्यादा आंसर देना है। तो यस डियर, एक वेन और एक आर्टरी के बीच में एवी फिस्टुला क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब वो आर्टरी तो हमेशा रेडियल आर्टरी होगी, लेकिन वेन सिफेलिक भी हो सकती है और बेसिलिक वेन भी हो सकती है, मोस्टली बेसिलिक वेन को वहां पे चूज करते हैं, थंब के साइड वाली को सिफेलिक वेन बोलते हैं और थंब के नीचे वाली साइड को बेसिलिक वेन कहा जाता है। तो यस डियर, ये जो फिस्टुला बनाया जाता है, जंक्शनिंग बनाया जाता है, वो कब तक सही काम करना स्टार्ट कर देता है, तो डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन है डियर, 4 से 6 वीक में ये तैयार हो जाता है, इसको हेमोडायलिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। बट अगर इमरजेंसी हेमोडायलिसिस करना पड़े तो क्या यूज करेंगे, तो इमरजेंसी हीमोडायलिसिस में सेंट्रल लाइन डाली जाती है, क्या डालते हैं बच्चों, सेंट्रल लाइन के द्वारा जो ये किया जाता है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म केसेस में करना है तो एवी फिस्टुला क्रिएट करते हैं, और एवी फिस्टुला तैयार होने में कितना टाइम लगता है, 4 से 6 वीक। और एवी फिस्टुला किस किस के बीच में होता है, रेडियल आर्टरी एंड सिफेलिक या बेसिलिक वेन के बीच में बनाया जाता है बच्चों, ठीक है। देखिएगा इस डायग्राम में, यस ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक आर्टरी है, वेन है और एक आर्टरी, इनके बीच में जंक्शन क्रिएट कर देते हैं। एक सिंबॉलिक डायग्राम है जो कि बिटवीन बेसिलिक वेन एंड रेडियल आर्टरी के बीच में बनाया जाता है, ठीक है। बेसिलिक ऑप्शन में ना हो तो यहाँ पे मिलेगा सिफेलिक वेन, दोनों ऑप्शन में हो तो बेसिलिक पे टिक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, यस ऑप्शन सेप्टिसीमिया हो सकता है, ये भी परफोरेशन हो सकता है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, चारों कॉम्प्लिकेशन है, बट मोस्ट कॉमन जो कि हर बार होगा, तो वो राइट आंसर क्या देना डियर, इट इज हाइपोटेंशन। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम है, इसका कारण क्या हो सकता है डियर, CSF बढ़ने की वजह से, ठीक है। परफोरेशन भी हो सकता है, सेप्टिसीमिया भी हो सकता है, इन्फेक्शन, बट मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो राइट आंसर क्या दोगे, हाइपोटेंशन। क्यों हुआ ऐसा, देखिए बॉडी से बहुत सारा ब्लड
हेमोडायलिसिस मशीन में जाता है तो बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है। इस वजह से हाइपोटेंशन लगभग हर पेशेंट के अंदर होता है डियर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइपोटेंशन यानी लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमोडायलिसिस। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस नर्स असेस दैट ड्रेन्ड पेरिटोनियल फ्लूइड इज क्लाउडी। पेरिटोनियल डायलिसिस करते टाइम देखा कि जो ड्रेनेज किया हुआ पेरिटोनियल फ्लूइड है वो क्लाउडी कलर का दिखाई दे रहा है। व्हाट नर्स शुड अंडरस्टैंड, तो नर्स ने क्या समझना चाहिए? तो याद रखना क्लाउडी कलर का है, इसका मतलब वहां पे इन्फेक्शन हो गया है। क्लाउडी कलर रिप्रेजेंट इन्फेक्शन, ठीक है। कोई भी फ्लूइड होगा उसका क्लाउडी कलर है वो इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो पेरिटोनियल फ्लूइड हो, चाहे वो पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया, चाहे प्लूरल फ्लूइड हो गया, चाहे CSF हो गया, क्लाउडी हो गया मतलब इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो इन्फेक्शन का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? इट इज पेरिटोनाइटिस। राइट आंसर इज पेरिटोनाइटिस, राइट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रीनल फेलियर के बाद पेशेंट रिसीव किडनी ट्रांसप्लांट, पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। टू प्रिवेंट रीनल ग्राफ्ट रिजेक्शन साइक्लोस्पोरिन, देखिए साइक्लोस्पोरिन क्या है? एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। ये क्या है? इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है जो कि स्टार्ट कर दी गई है, और ये जो है डियर लाइफ लॉन्ग लेनी रहती है। लाइफ इट शुड बी टेकन लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर ये लेना पड़ता है। कौन सी ड्रग डियर? साइक्लोस्पोरिन। तो साइक्लोस्पोरिन लाइफ लाइन तो लेना है, लाइफ लॉन्ग तो लेना है, लेकिन इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन पढ़ेंगे। इट शुड बी स्टार्टेड 2 days बिफोर ग्राफ्ट, 2 days आफ्टर ग्राफ्ट, टेकन एटलीस्ट फॉर 1 year, कम से कम 1 साल लेना है, तो ये तो गलत। मैंने बोला लाइफ लॉन्ग लेना है तो ये तो गलत हो गया। टेकन व्हेन ग्राफ्ट रिजेक्शन साइन अपीयर, केवल तभी लेना है जब ग्राफ्ट रिजेक्शन के साइन हो, नहीं, गलत बात है, इसको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, ठीक है। बट स्टार्ट कब करें? तो याद रखिएगा इट शुड बी स्टार्टेड 2 days बिफोर ग्राफ्ट, किडनी ट्रांसप्लांट करने से 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले, 48 आवर्स पहले से ही साइक्लोस्पोरिन स्टार्ट कर दी जाती है बच्चों, याद रखिएगा, ताकि ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए। क्यों? क्योंकि ये एक ड्रग है जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट है, इम्यूनिटी को डिक्रीज डाउन कर देती है। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन एक टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। हाइपर सेंसिटिविटी देखिए मैंने पढ़ाई आपको माइक्रोबायोलॉजी में, हाइपर सेंसिटिविटी 4 प्रकार की होती है, टाइप 1, 2, 3 एंड 4। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। तो ये रिजेक्शन को रोकने के लिए 2 दिन पहले से ही साइक्लोस्पोरिन स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाजोलामाइड डिक्रीज वाटर रिजॉर्प्शन एट विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो आज के लेक्चर में अपन एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें अपन ने सीखा था एसिटाजोलामाइड कहाँ काम करती है। तो एसिटाजोलामाइड किसका एग्जांपल है डियर? इट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, यस और नो। और ये कहां पर काम करती है डियर? ये इट वर्क ऑन पीसीटी पे काम करती है, यस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? पीसीटी इज द करेक्ट आंसर, isn't it? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूरोसेमाइड विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, फ्यूरोसेमाइड कहां काम करती है? तो फ्यूरोसेमाइड क्या है डियर? लेसिक्स। और लेसिक्स कहां काम करती है डियर? लेसिक्स काम करती है, लाइक मैंने बताया था, देखिए ये लूप ऑफ हेनले है, ये क्या है डियर? लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले की ये तो होगी डिसेंडिंग और ये होगी असेंडिंग, तो इसी ब्रांच पे ये वर्क करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। राइट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशेंट है, यूटीआई हो रखा उसे, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रखा है, उसे ऑफ्लोक्सासिन जो कि एक एंटीबायोटिक है वो प्रिस्क्राइब है। व्हाट शुड नर्स इंक्लूड इन हर नर्सिंग एजुकेशन। तो यूटीआई के पेशेंट के लिए हमेशा क्या एजुकेशन होनी चाहिए? तो याद रखना यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इस केस में ज्यादा से ज्यादा वाटर कंजप्शन किया जाए, यस डियर। तो टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमेशा यूटीआई की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी डियर?
यूटीआई में फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, पेशेंट को बताइए कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि यूटीआई को जो है असर कम हो सके। राइट आंसर इज बी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन while caring chronic renal failure patient? क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट को केयर करते टाइम पे प्रायोरिटी एक्शन क्या होना चाहिए? पहला, असेस साइन ऑफ हाइपरकैलेमिया, असेस इनपुट एंड आउटपुट, असेस डेली वेट, असेस रीनल फंक्शन। ये भी करना है, ये भी करना है, डेली वेट भी करना है, रीनल फंक्शन भी असेस करना है। चारों ऑप्शन सही है। यहाँ पे एम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं डियर, दमदार क्वेश्चन। बट रीनल फेलियर के केस में हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी डियर? चूंकि रीनल फेलियर में क्या होगा डियर? डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, इसकी वजह से बॉडी वेट भी बढ़ता है, रीनल फंक्शन भी लॉस हो जाते हैं, हाइपरकैलेमिया भी हो जाता है, इनपुट आउटपुट भी बिगड़ जाता है। तो क्या चीज देखना है? तो हमेशा चूंकि यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसको देंगे अपन? असेस इनपुट एंड आउटपुट। चारों ऑप्शन सही है, बट चारों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देनी है? इनपुट आउटपुट असेस करना। इन सबसे पहले डेली वेट, फंक्शन, हाइपरकैलेमिया से पहले इनपुट आउटपुट आपको असेस करना है। नर्सिंग रोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल टाइप ऑफ रीनल स्टोन आर एल्कलाइन इन नेचर एक्सेप्ट। यस डियर, इनमें से कौन सी स्टोन एल्कलाइन नहीं है? यस, तो एसिडिक स्टोन कौन सी होती है? एसिडिक स्टोन, एसिडिक स्टोन होती है डियर, याद रखिएगा, यूरिक एसिड, नाम में ही पता पड़ रहा है, यूरिक एसिड स्टोन। दूसरी डियर जैंथिन, जैंथिन स्टोन। और तीसरी डियर सिस्टीन, सिस्टीन स्टोन। ये तीनों स्टोन एसिडिक होती है, बाकी इनके अलावा सारी। यस, ऑक्जिलेट ये भी अल्कलाइन है। यस, कैल्शियम फॉस्फेट ये भी अल्कलाइन है। ट्राइफॉस्फेट सोडियम ये भी अल्कलाइन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैंथिन। ऑप्शन कैसे भी घुमा सकता है, कॉन्सेप्ट सीख लो। ये तीन स्टोन है वो एसिडिक होती है। कैसी होती है डियर? एसिडिक। यूरिक एसिड, जैंथिन एंड सिस्टीन स्टोन आर एसिडिक, एक्सेप्ट देम ऑल स्टोन आर एल्कलीन, बेसिक नेचर होती है, ठीक है। राइट आंसर इज जैंथिन स्टोन। अगला क्वेश्चन डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिजल्ट ऑफ डिफ्यूज ग्लोमेरुलर डैमेज? इनमें से कौन सी डिजीज में डिफ्यूजिव ग्लोमेरुलर डैमेज हो जाता है? यस डियर, डिफ्यूजिव, डिफ्यूजिव ग्लोमेरुलर डैमेज। तो ये किस में होता है डियर? तो देखिए, ये हो गया अपना ग्लोमेरुलस, ये क्या हो गया डियर? ग्लोमेरुलस हो गया। तो ग्लोमेरुलस में अपनी पीसीटी, सॉरी ये पीसीटी हो गया यहाँ पे, यस और नो। और ये हो गया आपका एफेरेंट और इफेरेंट। तो यहाँ से ब्लड आता है, इधर ब्लड चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे पोर जो होते हैं उनमें डिफ्यूजन हो जाता है, यानी डिफ्यूजन, डिफ्यूजिव ग्लोमेरुलर इंजरी। तो ये साइन होता है, इसकी वजह से प्रोटीन लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है डियर? प्रोटीन यूरिया। और प्रोटीन यूरिया साइन किसका बच्चों? नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। किसका है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है डियर? डिफ्यूजिव ग्लोमेरुलर डैमेज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाइट इज रिकमेंडेड फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को कौन सी डाइट देना चाहिए? तो चूंकि इसमें प्रोटीन यूरिया होता है, और प्रोटीन यूरिया क्या करेगा? ज्यादा डैमेज करता है नेफ्रॉन को, इसलिए लो प्रोटीन डाइट देंगे। हमेशा कैसी डाइट देंगे डियर? लो प्रोटीन डाइट देंगे। लो प्रोटीन, लो प्रोटीन। तो ये हाई प्रोटीन तो गलत हो गया, अभी भी तीन ऑप्शन जिंदा है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, ध्यान रखना। प्रोटीन यूरिया हो रहा है यानी बॉडी से प्रोटीन का लॉस हो रहा है, तो आप सोचेंगे कि हाई प्रोटीन देना चाहिए, लेकिन सर तो लो प्रोटीन बता रहे हैं। यस, सही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। लो प्रोटीन ही डाइट देते हैं। अगर हाई प्रोटीन डाइट देंगे बच्चों, याद रखना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाई प्रोटीन डाइट देंगे तो वो और ज्यादा डिफ्यूजन होगा, और ज्यादा वो प्रोटीन नेफ्रॉन को डैमेज करेगी, ठीक है। इसलिए हमेशा लो प्रोटीन डाइट देंगे। दूसरा, लो फैट, क्योंकि हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए लो फैट डाइट देंगे इसके अंदर। तो लो फैट के दो ऑप्शन सही आ गए अपने पास, लो फैट, लो फैट ये भी सही है। नॉर्मल फैट नहीं देंगे तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये ऑप्शन पहले ही गलत था,
हाई प्रोटीन की वजह से, और यहाँ पे हाई फैट है तो गलत, तो बच गया एक ऑप्शन, दैट इज राइट। लो फैट, लो प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो सोडियम, पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो ये ऐसी डाइट दी जाती है किस केस में डियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लो प्रोटीन एंड लो फैट डाइट वहां पे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन ड्यू टू ओवर डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर इज नोन एज। देखिएगा, ब्लैडर की बात करें तो ये हो गया अपना यूरिनरी ब्लैडर। देखो, यूरिनरी ब्लैडर ओवर डिस्टेंड हो जाए, और यूरिनरी ब्लैडर ओवर डिस्टेंड हो जाए, ये हो गया ओवर डिस्टेंड, ठीक है। तो ओवर डिस्टेंड होने को की वजह से क्या होगा, यहाँ पे यूरिन ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, यूरिन रिटेंशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा डियर, ओवरफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। तो इसे अपन क्या कहेंगे, ओवरफ्लो इनकंटिनेंस, फ्लैसिड इनकंटिनेंस भी कहेंगे, क्योंकि ब्लैडर कब डायलेट होगा, जब उसकी मसल्स क्या हो जाए, फ्लैसिड हो जाए। तो इसे फ्लैसिड इनकंटिनेंस भी कहेंगे, ओवरफ्लो इनकंटिनेंस भी कहेंगे, और ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर का एग्जांपल है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा, न्यूरोजेनिक ब्लैडर है वो दो टाइप का होता है बच्चों, पहला यस फ्लैसिड या फिर ओवरफ्लो, ओवरफ्लो इनकंटिनेंस, और दूसरा होता है डियर अर्ज इनकंटिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकंटिनेंस में क्या होता है, ब्लेडर छोटा हो जाता है, ब्लेडर की साइज क्या हो जाता है, छोटा, सिकुड़ जाता है ब्लेडर। अब सिकुड़ जाएगा तो इसमें थोड़ा सा यूरिन इकट्ठा हुआ, पेशेंट को बार बार में अर्ज होगी, अर्ज का मतलब महसूस होगा, पेशाब करने की इच्छा होगी, तो इसे कहेंगे अर्ज इनकंटिनेंस। और जिसमें ब्लेडर डिस्टेंड हो जाता है उसे कहेंगे फ्लैसिड या ओवरफ्लो इनकंटिनेंस, ठीक है। जब भी फ्लैसिड या ओवरफ्लो इनकंटिनेंस होगा, पेशेंट को कौन सी ड्रग दी जाएगी डियर, तो चूंकि यहाँ पे मसल फ्लैसिड हो रही है तो मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और ब्लेडर की मसल कॉन्स्ट्रिक्ट कब होती है डियर, यस कौन सी ड्रग से होगी यहाँ पे, यस कोलिनर्जिक। तो यहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग देंगे, और इसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या देंगे डियर, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे। यस और नो डियर, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, यस चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर डेवलप्ड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो इनमें से किससे डेवलप होते हैं, तो याद रखिएगा, डायरेक्ट रट लीजिए, मुलेरियन डक्ट के द्वारा आया हुआ क्वेश्चन है, मुलेरियन डक्ट के द्वारा, ईएसआईसी का क्वेश्चन है, मुलेरियन डक्ट के द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, जबकि वोल्फियन डक्ट, एमएसजी जीन और वाई क्रोमोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो बिकॉज ऑफ वाई क्रोमोसोम, बिकॉज ऑफ मास्टर स्विच जीन एंड बिकॉज ऑफ वोल्फियन डक्ट होता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किससे बनते हैं, मुलेरियन डक्ट के द्वारा बनते हैं। इसको अपन जब डिटेल से पढ़ेंगे, अभी याद रख लीजिए सिंपली, जब डिटेल से जेनेटो सिस्टम पढ़ेंगे तब वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। एंडोक्राइन सिस्टम में याद करिए, मैं पढ़ा चुका हूं, डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब क्या होता है डियर, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो जाता है, डिक्रीज एडीएच, एडीएच की कमी या फिर वेजोप्रेसिन की कमी, वेजोप्रेसिन कम हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा डियर, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, जिसे अपन क्या कहेंगे, पॉली यूरिया। तो राइट आंसर इज पॉली यूरिया, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन डियर, व्हाट इज द बेस्ट वे टू चेक फॉर पेटेंसी ऑफ द एवी आर्टेरियोवीनस फिस्टुला, एवी फिस्टुला फॉर हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के लिए एवी फिस्टुला बनाते हैं अपन, रेडियल आर्टरी और बेसिलिक वेन के बीच में, एक आर्टरी और एक वेन, उसकी पेटेंसी कब हो जाती है, 4 से 6 वीक में वो पेटेंट हो जाता है, उसको यूज कर सकते हैं। कैसे चेक करोगे कि वो पेटेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो पेटेंट करने के लिए जितनी दूर में आपने फिस्टुला बनाया उसको पालपेट करके देखिए, पालपेट करके देखिए कि एक थ्रिल साउंड जारी है कि नहीं, उसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है या नहीं है, तो ब्लड फ्लो साउंड। तो इसकी पेटेंसी के लिए आप क्या चेक करोगे डियर, पेटेंसी के लिए चेक करो असेस ब्लड फ्लो
साउंड, ब्लड फ्लो साउंड को असेस करेंगे। तो इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको, पिंच द फिस्टुला एंड नोट द स्पीड फीलिंग ऑन रिलीज। नहीं, पिंच तो नहीं करेंगे। दूसरा, यूज ए निडिल, निडिल भी नहीं डालेंगे। चेक फॉर कैपिलरी रिफिल, यानी नाखून को दबा के देखेंगे, इससे कुछ नहीं पता चलेगा। पाल्पेट द फिस्टुला थ्रू आउट इट्स लेंथ टू असेस फॉर ए थ्रिल। थ्रिल किसे कहेंगे डियर? थ्रिल और ब्रूट। थ्रिल और ब्रूट किसे कहेंगे? ब्लड की फ्लो साउंड को थ्रिल या ब्रूट कहते हैं। तो थ्रिल या ब्रूट, ब्लड की फ्लो साउंड को अपन वहां पे महसूस करेंगे पाल्पेट करके। यस और नो डियर? तो राइट आंसर इज डी। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनक्लेक्स में ये दिया हुआ क्वेश्चन है डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। यस डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम? इनमें से कौन सा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का साइन नहीं है? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मैंने साइन बताया था। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हो जाता है डियर? यस, ग्लोमेरुलर डिफ्यूजिव इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा डियर? प्रोटीन लॉस होगा, प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटीन यूरिया इसका साइन होगा। ठीक है, एडिमा होगा। तीसरा, हाइपरलिपिडेमिया भी होगा, लिपिड की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या नहीं होगा? हिमेचूरिया वहां पे नहीं होगा। तो राइट आंसर इज हिमेचूरिया। ठीक है डियर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपने डियर स्टूडेंट्स काफी सारे कॉन्सेप्ट और आंसर सीखे। तो इसी तरीके से बने रहिए विनायक नर्सिंग एकेडमी के साथ में। इसी तरीके से हम लोग आगे भी क्वेश्चन सेशन रखेंगे, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस आप लोगों को सीखने को मिलेगा। हार्ड वर्क करते रहिए, कभी भी गिव अप ना करें, मेहनत करते रहिए, सपनों की ऊंचाइयों को बड़ा रखिए, ताकि बड़ा ही आप लोग बने। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।